Hello friends, welcome to CMA Student Corner. Myself Ritika Jangit. Today we are going to complete one chapter of our CMA Intermediate paper number 10 Cost and Management Accounting and Financial Management से related. Financial Management के अंदर आपका एक टॉपिक आता है डिविडेंड अप्रोच से रिलेटेड. अपन आज इस वीडियो के अंदर वो पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे. इस टॉपिक के अंदर अपन सारा का सारा थ्योरेटिकल कंटेंट जितना भी इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए वो पढ़ेंगे. जितने भी फॉर्मूलाज जो आपके इंपॉर्टेंस रखते हैं वो पढ़ेंगे और साथ ही साथ अपने जितने भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं अपन वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर. ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ठीक है, सबसे पहले बात आती है डिविडेंड अप्रोच. डिविडेंड अप्रोच से अगर अपन से एक सिंपल टर्म्स में पूछा जाए तो मतलब क्या समझ में आता है. डिविडेंड की अप्रोच क्या होनी चाहिए कि किस तरीके से अपन बांटे. डिविडेंड जो होता है वो किस में बांटा जाता है. जो भी अपना अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है वो पैसा या तो अपन डिविडेंड करके बांट देते हैं या फिर क्या करते हैं अपन रिटेन कर लेंगे. रिटेन क्यों करते हैं? रिटेन इसलिए करते हैं जिससे अपन अपनी फ्यूचर ग्रोथ कर सके कंपनी के लिए. डिविडेंड पॉलिसी एक्सप्लेन. डिविडेंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट. डिविडेंड पॉलिसी जो है वो ये अपन को एक्सप्लेन करती है कि अपन को डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. क्या ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स होता है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिविडेंड पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्ट है? डिविडेंड पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है ये कि टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड ऑन मार्केट प्राइस पर शेयर. अगर अपन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उससे अपने जो मार्केट प्राइस पर शेयर जो है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा ये अपन को पता करना पड़ता है. डिविडेंड डिफरेंट डेमोग्राफी शेयर होल्डर्स होते हैं और उनके अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती है डिविडेंड से रिलेटेड. कुछ लोग होते हैं जिनको डिविडेंड से प्यार होता है, दे जस्ट वांट डिविडेंड अच्छा होना चाहिए, उससे ज़्यादा उनको कुछ मतलब नहीं होता. तो हु लव्स डिविडेंड, उनके लिए अपन ट्रेडिशनल मॉडल अपन पढ़ते हैं. और हु जज डिविडेंड एज पर द फ्यूचर अर्निंग, जो जज करते हैं डिविडेंड को जो अपनी फ्यूचर अर्निंग है उसकी बेसिस पे, तो उसके लिए अपन वॉल्टर्स मॉडल या फिर गॉर्डन मॉडल पढ़ते हैं. और हु आर इन टू डिविडेंड इनसेंसिटिव टू डिविडेंड, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता डिविडेंड क्या है, बट उनको उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने में अच्छा लगता है जस्ट बिकॉज उस कंपनी की ग्रोथ हो. ठीक है, तो उसके लिए अपन एक MM मॉडल पढ़ते हैं. ठीक है, अब अपन सबसे एक चीज़ देखते हैं. इसके अलावा भी बहुत से मॉडल्स होते हैं, जैसे ये सारे रेजिडुअल मॉडल हो गया, डिविडेंड फ्रॉम बोनस इशू हो गया, डिविडेंड. बट ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके कोर्स में इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती. आपके इंपॉर्टेंस वो 4 मॉडल ही रखते हैं. डिविडेंड क्या है? डिविडेंड एक तरीके का पोर्शन है जो अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर्स को. द बैलेंस प्रॉफिट जो होता है उसको अपन क्या करते हैं, रिटेन कर लेते हैं. रिटेन क्यों करते हैं? कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के लिए. अब मानिए कि आपने क्या करा, आपकी कंपनी ने कि हायर डिविडेंड पे आउट रेशियो दे दिया, मतलब बहुत सारे डिविडेंड दे रहे हो, तो हाई डिविडेंड पे आउट इज पॉजिटिव फॉर द शेयर होल्डर्स फॉर शॉर्ट टर्म, एक शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए. तो वो जो हायर डिविडेंड आप पे कर रहे हो तो वो शेयर होल्डर्स को अच्छा लगेगा और वो इन्वेस्ट करेंगे. लेकिन वो जब है ना नेगेटिव इम्पैक्ट देने लग जाएगा फ्यूचर ग्रोथ पे या फिर एक्सपेंशन पे. ठीक है, जब आपके पास में पैसा अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए नहीं बचेगा तो फिर आप किस तरीके से अपनी कंपनी को स्ट्रॉन्ग करोगे, तो वो अपने आप नेगेटिव इम्पैक्ट देने लग जाएगा फ्यूचर टाइम में. नेक्स्ट आता है लो डिविडेंड पे आउट. अगर आप कम डिविडेंड दोगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट देगा आपकी गुडविल ऑफ द कंपनी, सो द शेयर होल्डर्स डर नॉट इन्वेस्ट. अगर आपकी कंपनी जो है वो कम डिविडेंड दे रही है तो उस केस में क्या होगा, लोग बाग डरेंगे, लोग बाग नहीं चाहेंगे कि वो आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें. बट वो इंक्रीज कर देगा ग्रोथ आपकी कंपनी के इन फ्यूचर में. बट इंक्रीज ग्रोथ तो कर देगा लेकिन जब कोई इन्वेस्टर ही नहीं होगा तो वो वैसे नुकसान देगा. तो एक सेंस में दोनों बुरा है. ना तो अपन को ज़्यादा हायर डिविडेंड देना चाहिए, ना अपन को लो डिविडेंड देना चाहिए. अपन को एक ऐसा डिविडेंड देना चाहिए जो ऑप्टिमम हो. तो देयर शुड बी एन ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो पॉलिसी होनी चाहिए. ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है अपने पास में वो 4 मॉडल्स हैं और वो बताते हैं कि किस किस तरीके से डिविडेंड पे करना चाहिए जो कि ज़्यादा ऑप्टिमम रहेगा आपकी सिचुएशन के अंदर. तो सबसे पहले अपन इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज हैं वो अपन पढ़ लेते हैं. क्या क्या फॉर्मूला है देखो. सबसे पहला फॉर्मूला आता है EPS का. अब इन सबको पता है EPS कैसे निकलता है. अगर आपने वो टेबल फॉलो करी हो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और वो सब करके जैसे अपन निकालते थे, EPS आ जाता था. जो भी अपना अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आता था अपन उसको डिवाइड कर देते थे जितने भी अपने नंबर ऑफ जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स थे उससे, तो अपने पास में EPS आ जाता था. EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर. ठीक है, DPS का क्या मतलब होता है, डिविडेंड पर शेयर. डिविडेंड कैसे निकलेगा, जितना भी अपन को डिविडेंड अपन ने डिस्ट्रीब्यूट करा है और कितने लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो अपन को पर
पर शेयर की प्राइस निकल के आ जाएगी, पर शेयर पे कितना डिविडेंड गया है तो डिविडेंड पर शेयर। इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर अपन ऐसे निकाल सकते हैं जो भी आपका अर्निंग पर शेयर है उसको इंटू कर दो डीपी रेशियो से तो भी आ जाएगा, या फिर ईपीएस इंटू 1 माइनस बी, जो बी है वो अपना रिटेन अर्निंग है, रिटेंशन रेशियो जो होता है ना वो, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव डीपी रेशियो। डीपी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, जितना भी अपन ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा है उसको डिवाइड कर देंगे EAESH से, इनटू कर देंगे 100 से, तो अपने पास में आ जाएगा। या फिर आप इन शॉर्ट में लिख सकते हो DPS डिवाइड बाई EPS इंटू 100, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर इंटू 100, तो अपना निकल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है रिटेंशन रेशियो कैसे निकालते हैं अपना, ठीक है, जिसको अपन B से भी डिनोट करते हैं। ये निकलता है 1 माइनस DP रेशियो, क्योंकि DP रेशियो जो है उससे रिमेनिंग जितना भी होगा वो सारा का सारा अपना रिटेंशन रेशियो होगा, ठीक है। अब अपन 1 में से माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन टोटल 1 को मान रहे हैं, या तो आप टोटल 100 मान लो या कुछ भी एक अजम्पशन लेके चलते हैं ना, तो उस बेसिस से 1 को अपन ने टोटल माना है, 1 में से डीपी रेशियो माइनस करा तो अपना क्या आ गया रिटेंशन रेशियो। या फिर जितना भी टोटल अमाउंट अपन ने रिटेन करा है ना उसको डिवाइड कर दो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर से, इंटू कर देंगे 100 से, तो भी अपने पास में अमाउंट आ जाएगी कि अपना रिटेंशन रेशियो कितना है। जितने भी अपने रिटेंशन शेयर्स है, रिटेन शेयर्स है, उसको डिवाइड कर दो अर्निंग पर शेयर से, तो भी आ जाता है। अब नेक्स्ट आता है ROE। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है जितनी भी अपने पास में अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसको डिवाइड कर दो आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड से, तो अपने पास में पता चल जाएगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आ रहा है इंटू 100 करने के बाद में। या फिर जो भी आपका EPS है उसको डिवाइड कर दो बुक वैल्यू ऑफ शेयर से, इंटू कर दो 100 से। तो EPS और ये जो अपना अर्निंग मैं ये बता रही हूँ इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ये किस तरीके से निकलता है, जितनी भी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है प्लस कर दो उसमें रिजर्व एंड सरप्लस और माइनस कर दो जितने भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम आप कितने सारे फॉर्मूलाज बता रहे हो, इतने सारे कुछ समझाओ तो सही। तो देखिए अभी एक बार के लिए आप इनको याद करिए, समझिए जितना मैं समझा रही हूँ। अभी जब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना तो अपने आप हर जगह इन ये ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है वहाँ पे कि आपको मेरे को एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़े। उन सारे फॉर्मूलोज को मैंने एक तरीके से कंप्रेस करके यहाँ पे लिख दिया है कि आप इनको पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आपको पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन जितने फॉर्मूले सारे यूज आएंगे आपके, बस एक बार आप समझिए, फिर अपन जब स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करेंगे तब उस टाइम पे आप अपने आप समझ में आ जाएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की, ओके। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट अपने पास है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे तो मैंने पर्टिकुलरली पूरी की पूरी एक वो ही बना रही थी, क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड मैंने पूरी की पूरी एक चैप्टर जो है आपके स्टडी मटेरियल से जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने वहाँ सॉल्व करके प्रोवाइड करा रखी है आपको लिंक, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया, अपने पास में 6 मेथड्स होते हैं उस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ, 1 डिवाइडेड बाय PE रेशियो करके निकलता है। PE रेशियो जो होता है वो अपना अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। PE का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस कैसे निकलेगी, अर्निंग प्राइस शेयर से, और E क्या है, अर्निंग। अर्निंग क्या होती है, मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100, प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग इंटू 100, या फिर DPS डिवाइड बाय EPS इंटू 100, या जो भी अपना करंट मार्केट का डिविडेंड है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइड बाय करंट प्राइस प्लस ग्रोथ, D1 डिवाइड बाय P0 प्लस D। ये सारे फॉर्मूलाज अपन ने लास्ट उसके अंदर पढ़े हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ज़्यादा आपको फोकस नहीं दिया। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहला जो मॉडल है उससे। सबसे पहला मॉडल क्या है, अपना पहला मॉडल आता है ट्रेडिशनल मॉडल। ट्रेडिशनल मॉडल क्या कहता है, उसकी एक सिंपल लाइन है, अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन 2 birds इन अ बुश। एक बर्ड अपने हाथ में ज़्यादा अच्छी है, इससे ज़्यादा 2 birds इन अ बुश, ठीक है। रिस्क अराइज जो इन्वेस्टर प्रेफर डिविडेंड इनकम। रिस्क जो होता है इसके अंदर कम जो होता है, इन्वेस्टर जो होता है ये प्रेफर करते हैं कि उनको डिविडेंड इनकम हो ही हो। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप जितना भी आपके पास में अर्निंग आई है, जितना भी प्रॉफिट आया वो सब कुछ आप डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और रिटेन कुछ भी मत करो। ऑल द अर्निंग शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड। तो मतलब जो भी आपका मार्केट प्राइस शेयर होगा वही आपका प्राइस होगा और वो हमेशा मैक्सिमम होगा, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अपने आप हो जाएगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है M इंटू D प्लस E डिवाइडेड बाय 3। M का मतलब होता है मल्टीप्लायर, रिफ्लेक्टिंग फॉर्मूला फॉर द कंपनी।
डी का मतलब होता है जो भी आपका डिविडेंड पर शेयर आ रहा है, और ई का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ईपीएस दे रखा है 60, डीपीएस दे रखा है 24, एम दे रखा है 10, और अपन को मार्केट प्राइस शेयर निकालनी है, मतलब प्राइस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, एम की जगह अपन ने लिख दिया 10, क्योंकि अपना डिविडेंड कितना मल्टीप्लायर कितना है 10, अंदर डीपीएस दैट इज 24 प्लस ईपीएस दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 3, तो अपना 440 आंसर आ गया। बट अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल मॉडल अपन ने क्या पढ़ा है कि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो ये होगा कि अपन सारा का सारा जितना भी पैसा है वो डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और कुछ भी रिटेन ना करें। तो उस केस में देखा जाए तो अभी का डीपी रेशियो कितना बन रहा है, डीपी रेशियो का फॉर्मूला मैंने अभी आपको जस्ट बताया, डीपीएस डिवाइड बाई डीपीएस इंटू 100, तो डीपीएस 24 डिवाइड बाई ईपीएस इज इक्वल्स टू 60 इक्वल्स टू 40% अपना अभी डिविडेंड रेशियो है, जो कि गलत है। उसके बेसिस पे क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो क्या करा, ईपीएस तो अपन ने 60 लिख दिया, डीपी रेशियो अपना 100 होना चाहिए। तो डीपीएस कैसे निकला, डीपीएस अपना निकलता है ईपीएस इंटू डीपी रेशियो से। तो ईपीएस 60 इंटू 100 दैट इज 60 इंटू 100% दैट इज 60 रुपीज़। फिर अपन ने यहाँ पे वापस से सारा रखा और 800 लिख दिया। इस तरीके से आया। मैंने आपको यहाँ पे भी करके बताया कि डीपीएस किस तरीके से निकाला है मैंने, 60 ईपीएस इंटू डीपी रेशियो, ईपीएस इज 60 को 100 से इंटू 100 करा 100%, तो अपना ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव एक आता है अपने पास में डीपीएस दे रखा है, डीपीएस कितना दे रखा है दैट इज 20, डिविडेंड यील्ड अपन को दे रखा है 5%, करंट डीपीएस दे रखा है अपन को 40%, ठीक है। और कैलकुलेट करना है अपन को एम। अब इस बार के लिए अपन को मल्टीप्लायर नहीं बताया। अब अपन सबको पता है कि डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, यील्ड का फॉर्मूला होता है डीपीएस डिवाइड बाय एमपीएस। अगर आपको नहीं पता तो पहले मैं आपको फॉर्मूले समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है जो भी आपका डीपीएस है, डिविडेंड प्राइस, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय एमपीएस। अर्निंग यील्ड कैसे निकलेगा, ईपीएस डिवाइड बाय एमपीएस। और डीपी रेशियो कैसे निकलता है, डीपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। आरआर कैसे निकलता है, जितना भी अमाउंट अपन ने रिटेन करा है डिवाइड कर देंगे ईपीएस से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए डीपीएस डिविडेंड यील्ड का क्या बताया था, डीपीएस डिवाइड बाय एमपीएस, ठीक है। तो डीपीएस डिवाइड बाय एमपीएस इक्वल्स टू 5%। 5 को कैसे निकलेंगे, 0.05, इसको अपन ने लिखा। डीपीएस अपन को दे रखा है 20, वो अपन ने वैल्यू पुट कर दी। तो एमपीएस अपन ने जब निकाला, ये सॉल्व करना है एज्यूम कि आप सबको आता होगा, जस्ट बिकॉज अपन जब छोटे छोटे बच्चे थे ना, जब अपन स्टार्टिंग में अलजेब्रा और ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, तब उस टाइम पे अपन ने छोटी क्लासेस में सीखा था। तो एमपीएस कितना हो गया, 400 हो गया। इसी तरीके से अब अपन यहाँ पे पुट करते हैं अपनी वैल्यू। तो अपन एम अपने पास है नहीं, डीपीएस अपने पास में पता है कि 20 है, ईपीएस अपना पास में आ गया, ईपीएस कितना है 50, ठीक है। ईपीएस किस तरीके से आया, डीपी रेशियो था ना अपने पास में, देखिए ईपीएस कैसे आया, अब ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा। तो डीपी रेशियो अपन को बोला है कि दैट इज 40%। डीपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डीपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। डीपीएस अपने पास में 20, ईपीएस अपन को पता नहीं है, लेकिन डीपी रेशियो अपन को पता है कि 40 है। अपन ने इसको मल्टीप्लाई करा तो ईपीएस की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 50। अपन यहाँ 50 लिख दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, अपने यहाँ पे आ गया आंसर। अब अपन एम जो अपना मल्टीप्लायर आ गया दैट इज 10.909। ओके मतलब फॉर्मूले को आप, अगर उस फॉर्मूले को आप ढंग से समझ लोगे ना, जो जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए, तो आप अपने आप इम्प्लीमेशंस करना सीख जाओगे, आप अपनी वैल्यू निकालना सीख जाओगे, ठीक है। अपन को बस जो फॉर्मूले में यूज आने वाली चीज़ें है वो निकालनी है, कि डीपीएस निकालना है, ईपीएस निकालना है, मल्टीप्लायर निकालना है, और 3 तो अपन को पता ही है फिक्स है। अब एक क्वेश्चन और है, जैसे कि आपको शेयर की वैल्यू दे रखी है 10 रुपीज़, बुक वैल्यू पर शेयर दे रखी है 40, डिविडेंड रेट दे रखी है 60%, रिटेन ऑफ इक्विटी दे रखी है 30, मल्टीप्लायर दे रखा है ये। तो डीपीएस इंटू जो भी आपका फेस वैल्यू है इंटू कर देंगे अपना रेट ऑफ डिविडेंड से, तो दैट इज 6 रुपीज़। तो अपना डीपीएस आ गया, ठीक है। ईपीएस आरओई अपन को दे रखा है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, जो भी अपना ईपीएस है डिवाइड कर देंगे अपन बुक वैल्यू उससे। तो ईपीएस अपन को पता नहीं है, लेकिन ये पता है अपन को और बुक वैल्यू पता है, तो अपना ईपीएस निकल जाएगा। ईपीएस कैसे निकला, तो वो आ गया 12 रुपीज़। अब अपन फॉर्मूले में पुट कर देंगे अमाउंट, अपन ने कर दी, प्राइस अपने पास में आ गए 50। डीपी रेशियो इसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए था, 100%, बट इसमें कितना है, तो अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे, डीपीएस डिवाइड बाय ईपीएस इंटू 100। डीपीएस कितना है, डीपीएस अपना 6 है, ईपीएस अपना 12 है, इंटू करा 100 दैट इज 50%। बट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 100%। तो उस केस के अंदर ईपीएस तो वही रहेगा, डीपीएस कैसे निकलेगा, ईपीएस इंटू डीपी रेशियो। ईपीएस कितना
था अपना 12, इंटू कर देंगे 100% तो अपना आएगा 12। नेक्स्ट मल्टीप्लायर वापस से वो फॉर्मूला पुट करेंगे, फिर अपन ने वैल्यू पुट करी तो अपने पास में 80 आंसर आ गया। इस तरीके से अपना जितना भी ट्रेडिशनल मॉडल से रिलेटेड था वो मैंने सारा का सारा आपको समझा दिया। इससे मैंने अभी तो अपने खुद के एग्जाम्पल्स लेके समझाया, बाकी आगे अपन इसके बुक के स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे अपन उससे भी समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव वॉल्टर्स मॉडल्स। वॉल्टर्स मॉडल जो है, एक सेकेंड सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा ना, राइट। वॉल्टर्स मॉडल क्या है? वॉल्टर्स मॉडल एक तरीके से इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मेजॉरिटी के टाइम ज़्यादा आते हैं, ठीक है। द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी डिपेंड्स अपॉन द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी। ये ऐसे कहता है जो भी शेयर प्राइस होती है आपकी कंपनी की वो डिपेंड करती है जो भी आपका डिविडेंड पॉलिसी होगी कंपनी की उसके बेसिस पे। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स द डिविडेंड पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन द रिटर्न ऑन इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो वॉल्टर्स मॉडल ये कहता है कि जो आपकी डिविडेंड पॉलिसी होती है वो रिलेट करती है कि दो उस पे, एक तो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज आर, और दूसरा होता है अपने पास में कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज के ई, ठीक है। इसमें कुछ अजम्पशंस भी अपन लेके चलते हैं कि जो रिटेन अर्निंग है वो एक सिर्फ ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अपन रिटर्न अर्निंग से ही अपने फाइनेंस के अंदर, मतलब एक सोर्स के अंदर एक अपन लेके आ सकते हैं, ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस है, पैसा इसी से ही आ सकता है, बाकी इसी से नहीं आ सकता। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर एक्सपेंशन इज कांस्टेंट, मतलब जो अपना आर है दैट रिटर्न ऑन इक्विटी है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, और जो अपना के ई है वो जो है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसमें बेसिक है कि किस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे, क्या से पता चलेगा कि क्या ऑप्टिमम है। तो अपन ये अजम्पशंस लेके चलते हैं। क्या है, अगर अपना आर जो है वो ग्रेटर देन के ई होगा, ठीक है, आर ज़्यादा है के ई से, तो उस केस में जो भी आर क्या है, आर इज ज़्यादा है तो सारा का सारा पैसा रिटेन को दे दो, ठीक है। डीपी रेशियो कुछ भी, डिविडेंड मत बांटो। अगर अपना के ई ज़्यादा है आर कम है तो आर को कुछ भी मत दो, डिविडेंड डीपी रेशियो अपना 100% रख लो। अगर आर और के ई इक्वल्स टू है तो वो इंडिफरेंस होता है, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता डिविडेंड पे आउट रेशियो पे ऑन द प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी अपना डीपीएस है उसको प्लस कर दो ब्रैकेट में ईपीएस माइनस डीपीएस इंटू आर डिवाइडेड बाई के ई और होल डिवाइडेड बाई के ई, ठीक है। अब इससे रिलेटेड देखिए, पहले अपन एक एग्जांपल देखते हैं, फिर अपन स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन देखेंगे। ईपीएस कितना दे रखा है, दैट इज 40, डीपीएस कितना दे रखा है 30, आरओई मतलब आर अपन को दे रखा है 13%, के ई अपन को दे रखा है 10%। सबसे पहले अपन देखो आर और के ई में से ग्रेटर क्या है, आर ज़्यादा बड़ा है तो सारा का सारा पैसा किस में जाएगा, रिटेन अर्निंग में जाएगा। फॉर्मूला पुट करा अपन ने, डीपीएस प्लस ईपीएस माइनस डीपीएस इंटू आर डिवाइडेड बाई के होल डिवाइडेड बाई के ई। डीपीएस कितना है 30, ईपीएस 40 है, 30 सारी वैल्यूज पुट करी, सॉल्व करा, दैट लीड्स टू 430, ठीक है। अब अपन चेक करेंगे कि करंट अपना अभी के लिए डीपी रेशियो कितना बन रखा है, तो वो कैसे निकलेगा, डीपीएस डिवाइड बाई ईपीएस इंटू 100। डीपीएस कितना था अपने पास में 30, ईपीएस कितना था 40, इंटू करा 100, दैट लीड्स टू 75%। बट अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल जो वो कहता है कि डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी डिपेंड्स अपॉन द return on R and KE, ठीक है। If R is greater than KE, then the company not pay any dividend on retain all profit, ठीक है। सारा का सारा अपन रिटेन कर लेंगे जितना भी प्रॉफिट होगा। तो इन द गिवन एग्जांपल जो है अपना आर जो है के से ज़्यादा बड़ा है तो उस केस के अंदर अपन क्या करेंगे, उस डीपी रेशियो को 0 कर देंगे और अपन रिटेन अर्निंग पूरी कर लेंगे, ठीक है। तो न्यू ईपीएस कितना हो गया, ईपीएस तो वही रहेगा 40 का 40, डीपी रेशियो कितना बोला 0 हो जाएगा, तो डीपीएस कितना निकलेगा, ईपीएस इंटू डीपी रेशियो 40 इंटू 0%, दैट लीड्स टू 0%। फिर अपने पास में फॉर्मूला पुट कर देंगे अपन और अमाउंट लिख देंगे सारी की सारी, तो अपना आ गया 520। इस तरीके से अपना जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा सॉल्व होता है, ठीक है। अपन स्टडी मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अब अपन सॉल्व करते हैं अपने स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 33, पेज नंबर 431। ओके, आप भी अपना खोल लीजिए, मैं भी खोल लेती हूँ। देखिए, आइए अपन पढ़ते हैं। अपन को क्या कहा है, साहू एंड कंपनी अर्न 6 रुपीज़ पर शेयर हैविंग कैपिटलाइज रेशियो ऑफ 10%। तो क्या मतलब है, जो अपना अर्निंग ईपीएस जो दे रखा है अपन को वो दे रखा है 6 रुपीज़ का, के जो है अपने पास में दैट लीड्स टू 10 रुपीज़, और उसके अंदर और क्या बताया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो अपन को दे रखा है रेट वो है अपनी 20%, तो आर अपन को पता है कि वो 20% है। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल व्हाट शुड बी द प्राइस पर शेयर एट 30
30% ऑफ डिविडेंड रेशियो, डीपी रेशियो अपन को गिवन है, दैट लीड्स टू 30%, और अपन को ऑप्टिमम पे आउट रेशियो निकालना है। ठीक है, तो अब इसके लिए अपन ने सबसे पहले तो सारी की सारी गिवन चीज़ें लिख दी। ईपीएस अपन को पता था 6 है, अपन को आरओई पता था, आर पता था 20 है, डीपी रेशियो अपन ने पता 30 है, के अपन को पता है। ईपीएस कैसे डीपीएस कैसे निकालेंगे? डीपीएस निकलेगा अपना ईपीएस इंटू डीपी रेशियो से, तो 6 इंटू 30% दैट लीड्स टू 1.80, और अपना इस केस में क्या है, आर जो है 20% वो ज़्यादा है अपने के से, तो इस केस में क्या होगा, जितना भी अमाउंट होगा सारा का सारा रिटेन कर लेंगे अपन, कुछ भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। फॉर्मूला पुट करा, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करी तो अपना आ रहा था 102। अपन ने करंट डीपी रेशियो अपन को पता है दैट लीड्स टू 30%, बट अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल अगर आर जो होता है वो के से बड़ा होता है, तो उस केस में जितना भी अमाउंट है वो सारा का सारा अपन, जितना भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो सारा का सारा अपन रिटेन कर लेते हैं, कुछ भी जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो अपन डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो अपन ने न्यू लिख दिया, ईपीएस तो वही रहेगा 6, डीपी रेशियो आ गया 0%, तो डीपीएस कितना आएगा, ईपीएस इंटू डीपी रेशियो दैट लीड्स टू 6 इंटू 0% दैट इज 0। फिर इसमें पास में प्राइस की फॉर्मूले के अंदर अपन ने वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया अपने पास में 120। ठीक है, आई होप आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। पहले अपन जितने भी क्वेश्चंस है ना अपने वॉल्टर से रिलेटेड, अपन वो सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट मॉडल पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में आता है इलस्ट्रेशन नंबर 38, पेज नंबर 436। निकाल लीजिए, मैं भी निकाल लेती हूँ। ठीक है, अब है ना, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है इलस्ट्रेशंस और पेज नंबर ये आपके ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग है, 2016 वाला जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चंस जो है मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में सेम ही है, बस क्वेश्चन नंबर का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं अपना जो है क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 38 जो है ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं तो ये मानती हूँ। इसमें क्या कहा है, द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम एन एनुअल रिपोर्ट से अपन ने कलेक्ट करे हैं अपना नेट प्रॉफिट मतलब EAT जो होता है अपना अर्निंग आफ्टर टैक्स, वो दे रखा है 30 लाख रुपए का। आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर्स है 100 लाख रुपीज़ के। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो दे रखे हैं दैट इज 3 लाख रुपीज़। ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपन को दे रखा है दैट इज 20%। ठीक है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो सो एज टू कीप दी प्राइस जो है अपन को दे रखी है इस केस के अंदर दैट इज 42 रुपीज़। अब है ना, बाय यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, एक मिस्टेक है जो आपके इंस्टीट्यूट ने करी है। देखिए, इस क्वेश्चन में जब सॉल्यूशन का बात आया ना, तब इसने एक अजम्पशन लगा दी कि जो अपना KE है वो 16% है। ठीक है, बट ये अजम्पशन किस बेसिस पे लगाई है ये इंस्टीट्यूट ने बताया नहीं है कि किस से लगाई है, तो अपन भी इस अजम्पशन को जो है ये मान के चलते हैं कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो अपन को KE वो प्रोवाइड करके ही देगा। ठीक है, तो चलिए अपन लिखते हैं। देखिए, अपने पास में EAT है, EAT के अंदर अपन ने 30 लाख रुपए लिख दिया। EAT में से प्रेफरेंस शेयर्स का जो है वो अपन माइनस कर देंगे दैट इज 12 लाख रुपीज़। ये 12 लाख रुपीज़ कैसे आया, अपने पास में 100 लाख रुपीज़ दे रखे हैं, उस पर से अपन माइनस करेंगे 12 लाख रुपीज़ का 12% दैट इज़ 12 लाख रुपये। ठीक है, तो ये आ गया। फिर EAT आ गया, EAESH आ गया अपने पास में जितनी भी है, उसको डिवाइड कर देंगे जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है अपन। फिर अपने पास में EPS आएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने पास में 3 लाख है 3 लाख है। फिर उसको तो अपना पास आ गया EPS। ठीक है, और R अपन को पता है, प्राइस अपन को पता है, KE अपन को पता है। फॉर्मूले में पुट करा अपन ने, DPS अपन को नहीं पता और DPS ही अपन को एक बार के लिए पता करना है। सॉरी, प्राइस जो है अपन ने लिख दी 42, DPS अपन x अज्यूम करके चल रहे हैं, EPS अपने पास 6 है माइनस x इंटू 0.20 डिवाइडेड बाय 0.16। ये जो परसेंटेज में होता है जब अपन इसको वैसे लिखेंगे पॉइंट में आ जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, और डिवाइडेड बाय 0.6। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 0.16 को अपन इंटू करेंगे दैट इज 42 से, तो ये अमाउंट आई। फिर इक्वेशन को यूँ लिख दिया। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना आई होप आपको आता होगा, क्योंकि ये आपकी जर्नल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नहीं आता हो। देखो, मैं तो ये उस बेसिस पे बता रही हूँ। ठीक है, समझ गए, ये आपने सॉल्व करा। फिर उसके बाद में अपना ये पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद में अपन को x की वैल्यू निकल गई दैट लीड्स टू जो अपनी DPS की वैल्यू आ गई 3.12 रुपीज़। ठीक है,
तो अपन डीपी रेशियो चेक करते हैं अपना कितना है। डीपी रेशियो अपना डीपीएस डिवाइड बाई ईपीएस इंटू 100, तो 3.12 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100 दैट लीड्स टू 52%। बट इस केस के अंदर जो अपना केई और आर है उसमें से आर ज़्यादा बड़ा है, तो आर ज़्यादा बड़ा है का मतलब क्या हो गया, अपन सारा का सारा पैसा रिटेन करेंगे और कुछ भी जो है वो डिविडेंड अपन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो उस केस के अंदर यही यहाँ पे लैंग्वेज मैंने लिख के प्रोवाइड कर रखी है। फिर अपन न्यू डीपीएस निकालते हैं, ईपीएस और ये सब निकालते हैं, तो क्या होगा, डीपी रेशियो 0 मानेंगे, डीपीएस कितना आएगा, ईपीएस इंटू डीपी रेशियो, ईपीएस कितना है 6 रुपीज़ का, इंटू कर देंगे डीपी रेशियो, ईपीएस 6 है ही, वैल्यू न्यू वैल्यू पुट करी, फिर अपने पास में प्राइस आ गए और ये अपना पास में आंसर निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 39 जो भी रिलेटेड टू वॉल्टर्स मॉडल है, पेज नंबर इसी में है जस्ट नीचे। ओके, देखिए एक बार आप खुद से पढ़िए। चलिए देखते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिटेन टू मैसर्स XY लिमिटेड। ठीक है, अर्निंग ऑफ द कंपनी दे रखी है। अर्निंग ऑफ द कंपनी का क्या मतलब है, जो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मतलब EAESH अपन को दे रखा है जो कि है 5 लाख रुपए का। डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब DP रेशियो दे रखा है दैट इज 60%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है, शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग है दैट लीड्स टू 1 लाख रुपीज। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दैट इज KE वो अपन को दे रखी है 12% और R अपन को दे रखा है दैट इज 15%। अपन से क्या पूछा गया है, इसने से बोला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट वुड बी द मार्केट प्राइस क्या होगी वॉल्टर्स मॉडल के अकॉर्डिंग, और व्हाट विल बी द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होगा अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स के बेसिस पे। ठीक है, तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो इसको सबसे पहले वेट अ मिनट। सबसे पहले अपन ने क्या करा, सबसे पहले अपन ने ये देखा जो R है वो ज़्यादा बड़ा है KE से, तो इस केस के अंदर DP रेशियो 0 होगा, रिटेंशन रेशियो 100% होगा। EAESH 5 लाख दे रखा है, DP रेशियो 60% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर्स आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए के हैं। KE और RE की वैल्यू दे रखी है। तो जितना भी अपने पास में अर्निंग है अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देंगे जो कि 1 लाख है। तो अपने पास में अर्निंग पर शेयर आ गई दैट लीड्स टू 5 रुपीज़। DPS कैसे निकलता है, EPS इंटू DP रेशियो मतलब 5 इंटू 60% दैट लीड्स टू 3 रुपीज़। ठीक है, तो अपने पास में सारी की सारी वैल्यूज़ आ चुकी है। अपन इन सारी वैल्यूज़ का क्या करेंगे, अपन सारी वैल्यूज़ को पुट इन कर देंगे इस फॉर्मूला के अंदर। DPS प्लस EPS माइनस DPS इंटू R अपॉन KE डिवाइडेड बाई KE और होल डिवाइड बाई KE, सारी वैल्यूज़ लिखी तो प्राइस अपने पास में आ गई 45.83 रुपीज़। ठीक है, बट अब अपन से पूछा ऑप्टिमम रेशियो क्या होगा। तो अगर ऑप्टिमम देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि एक्सक्यूज मी सॉरी, है ना, इसके अंदर R और K क्या है, तो उस केस में अपन देखा जाएगा R बड़ा है तो डिविडेंड रेशियो जो होगा वो 0 होगा, सारा का सारा पैटा रिटेन कर देंगे अपन। न्यू EPS DPS निकाला, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। नया फॉर्मूला पुट इन करा अपन ने, मतलब वही फॉर्मूला पुट इन करा नई वैल्यूज़ के साथ में, तो अपने पास में आ गया कितना है दैट लीड्स टू 52.08 रुपीज़, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आता है इलस्ट्रेशन नंबर 41 पेज नंबर 438। खोलिए, आप भी खोलिए, मैं भी खोलती हूँ। देखिए मेरा ना फोकस इसलिए मैं आपको मिक्स में क्वेश्चंस करा रही हूँ, जैसे आप सोच रहे हो मैम आप सीक्वेंस वाइज क्यों नहीं क्वेश्चंस करा देते हो, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। बट उसमें क्या होगा ना, आप अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपको एक साथ ध्यान में रखने पड़ेंगे। जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब उस टाइम पर भी आप एक साथ कर सकते हो, क्योंकि आपको एक बार के लिए सारे आते होंगे। बट अभी मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि अगर कोई बच्चा जो है वो फर्स्ट टाइम भी ये वीडियो वॉच कर रहा है तो उस टाइम पर भी उसको भी ये सारी चीज़ें समझ में आ सके, इसलिए मैंने क्या करा है आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक से रिलेटेड सारे इलस्ट्रेशंस करा रही हूँ, फिर नेक्स्ट मॉडल से रिलेटेड सारे कराऊंगी। तो उससे क्या होगा, वो इजी रहेगा आपके लिए भी, है ना, और समझने में भी इजी रहेगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 41 पेज नंबर 348।
ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग, और न्यू बुक आप देख लीजिएगा। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर सप्लाई टू यू, ठीक है, क्या क्या दिया है, टोटल अर्निंग, मतलब जो भी अपने पास में EAESH है वो अपन को दे रखे, दैट लीड्स टू 2 लाख रुपीज़। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने दे रखे हैं, दैट इज़ 100 ईच, है ना, 20,000। डिविडेंड पेड कितना दे रखा है अपन को, 1,50,000 का, और प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखा है 12.5 का। असरटेन करना है वेदर द कंपनी इन द फॉलोइंग ऑप्टिमम पे आउट रेशियो में है या नहीं है। फाइंड आउट what should be the PE ratio which the dividend price has no effect in the value of shares. What will your decision change if the PE ratio जो 8 होगा उसकी जगह क्या होगा, दैट इज 12.5 होगा। तो ठीक है, अब अपन इससे क्या देखते हैं, सबसे पहली बात तो अपन R कैसे निकालते हैं, ये बात अपन को पता है, जो अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो अपन निकालते हैं, जो भी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स उसको डिवाइड कर देते हैं, जो अपना शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड होता है उससे इंटू करके, या फिर 1 डिवाइड बाय PE रेशियो कर देते हैं। अपन को PE रेशियो पता है तो 1 डिवाइड बाय PE रेशियो करेंगे तो अपने पास में KE आ जाएगा। और जो प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला याद करके रखिएगा, दैट इज MPS डिवाइड बाय EPS, ठीक है। तो चलिए अपन करते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इसका अपन। देखिए सबसे पहली बात तो क्या है इसके अंदर, EASS लिखा, डिवाइड कर दिया जो भी अपने पास में इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट इज 20,000, तो EPS आ गया 10 रुपीज़। डिविडेंड प्राइस पेड, डिविडेंड पेड हुआ इतना, EPS इतना है, तो DPS का फॉर्मूला क्या होगा, जितना भी डिविडेंड पे करा है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। डिविडेंड कितना हुआ है 1,50,000 का, डिवाइड कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज 20,000, तो अपने पास आएगा 7.5 का। नेक्स्ट अब अपन इसमें देखेंगे क्या DPS कैसे, DP रेशियो क्या है, DP रेशियो जो भी होगा वो होगा अपना DPS डिवाइड बाई EPS इंटू 100। तो अपन ने यहाँ पे वैल्यू लिख दी जो अभी अपन ने कैलकुलेट करी, तो वो आ गया 75। और PE रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, PE रेशियो का फॉर्मूला होता है MPS डिवाइड बाई EPS इंटू 100, MPS डिवाइड बाई EPS, वेयर PE रेशियो अपन को पता है दैट इज 12.5। तो अपन ने यहाँ पे पुट करी वैल्यू सारी की सारी, तो अपने पास में प्राइस कितना आ गया, दैट लीड्स टू 125, ठीक है। PE रेशियो कितना है, MPS डिवाइड बाई EPS, दैट अब इसने बोला अगर 8 होता तो क्या होता, तो अपन ने 8 से शिफ्ट कर दिया इसका, ठीक है, 12.5 की जगह, सॉरी PE रेशियो अगर 8 होता तो उस केस में, तो PE रेशियो यहाँ पे 8 लिख दिया। यहाँ पे MPS अपन को पता नहीं है, अपन को प्राइस ही कैलकुलेट करनी है, और बाकी क्या है 10 जो है अपने पास में EPS अपन ने कैलकुलेट करके निकाला कि EPS कैसे आया, ठीक है। तो अपन ने इसमें फॉर्मूले में पुट करा, और जो अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना का क्या फॉर्मूला होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है जो भी अपने पास में अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है उसको डिवाइड कर देते हैं जो भी अपने पास में इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड होता है उससे, और इंटू कर देंगे 100 से। तो क्वेश्चन में अपन को दोनों फिगर्स दे रखी है, दोनों फिगर्स कैसे दे रखी है, देखिए अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स तो फर्स्ट लाइन में ही दे रखा है, दैट इज 2 लाख रुपीज़, वो अपन ने लिख दिया। और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकला, जो भी अपने पास में जो फंड्स थे, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंस, तो उस केस में 20,000 थे अपने पास में और 100 रुपीज़ ईच के थे, तो इंटू कर दिया 100 से, तो उस बेसिस पे आ गया। या फिर अपन ये अपना इससे क्या हुआ, अपना 10% अपना आंसर आ गया। आर KE कैसे निकला, KE निकलता है 1 डिवाइडेड बाय 1 PE रेशियो से, तो 1 डिवाइडेड बाय 12.5 दैट लीड्स टू 8%। अब इसमें देखा जाए तो जो R है वो ज़्यादा बड़ा है KE से, तो उस केस में क्या करेंगे, जितना भी अमाउंट होगा वो सारा का सारा अपन रिटेन कर लेंगे और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, राइट। फॉर्मूले में लिखा वैल्यूज़ अपन ने सारी की सारी वैल्यूज़ निकाली अपन ने इस केस के अंदर, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे रख सकते हो अपने, ठीक है। प्राइस आ गई, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर कितना होना चाहिए, क्योंकि R ग्रेटर देन KE है तो DP रेशियो 0 होना चाहिए, तो क्या होगा DPS कितना होगा नया वाला, EPS इंटू DP रेशियो, EPS 10 है, DP रेशियो कितना होना चाहिए था 10, सॉरी 0% तो 0 हो गया, न्यू वैल्यूज सारी पुट करी तो अपने पास में आ गया 250 आंसर, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ने ये भी बोला था कि इफ़ इन केस अगर जो आपका PE रेशियो जो है वो 12.5% की जगह 8% होता तो आंसर क्या आता, उसी तरीके से जिस तरीके से अपन ने पहले करा वही करेंगे। क्या करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, R तो 10% ही रहेगा, KE क्या होगा 1 डिवाइड बाई PE रेशियो, 1 डिवाइड बाई PE रेशियो 0.08, तो अपने पास में क्या आएगा 12.5, ठीक है। वैल्यू पुट इन करी सारी की सारी और अपने पास में आंसर आ रहा है दैट इज 76।
बट अकॉर्डिंग टू वॉल्टर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर आर ज़्यादा बड़ा है के से तो उस केस के अंदर अपन क्या करेंगे, उस तरीके से निकाल के अपन ने सॉल्यूशन करा और फाइनल आंसर आपके पास में आ गया। ओके, तो आई होप आपको ये वाला जो मॉडल था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अंदर मैंने अपने खुद के एग्जांपल्स भी लिए हैं, आपको थ्योरेटिकल कंटेंट भी समझा दिया है, इसी के अंदर मैंने आपको जितने भी फॉर्मूला थे इससे रिलेटेड वो भी समझा दिए, है ना, और स्टडी मटेरियल के अपने सारे इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व कर लिए अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल जो होता है अपन उसको दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक सेंस में कह सकते हैं, जिसके अंदर व्हेन ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट एंड व्हेन ग्रोथ रेट इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, अब गॉर्डन मॉडल क्या कहता है, द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी डिपेंड करती है किस पे, डिविडेंड ऑफ द कंपनी पे। ठीक है, द शेयर प्राइस इज कैलकुलेटेड एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ठीक है, द प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन रेट ऑन रिटर्न। ठीक है, दैट इज के ई पे डिपेंड करता है। प्रेजेंट वैल्यू जिसको अपन पीवी से करेंगे और फ्यूचर वैल्यू को अपन एफवी से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू पी 1 + r अपॉन एन, इससे अपन वो निकाल लेते हैं। ठीक है, फ्यूचर पीरियड, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अपन सबको पता है, पी ब्रैकेट में 1 + r डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय होल पावर n होता है, और अगर वही अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो रिवर्स कर देंगे फॉर्मूले को अपन। ठीक है, तो आई होप ये तो आपको आता हो। अब एक टॉपिक आता है इसके अंदर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है, उसकी एक ट्रिक मैं बताती हूँ। जैसे मानिए आपको क्वेश्चन में 10% दे रखा है, तो आप जो भी आपको परसेंट दे रखी है ना उसमें 1 प्लस कर दीजिए, तो मतलब 1.10। ठीक है, डिवाइड इक्वल्स टू करके आपने निकल सकती है। ठीक है, नो इन्फ्लेशन का मीन्स का क्या मतलब होता है, जो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू है और जो भी आपकी फेस वैल्यू है उसके अंदर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस नहीं आया। ठीक है, अब एक इसमें एक फॉर्मूला आता है ग्रोथ से रिलेटेड। ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ होती है जो चेंज आ रहा है अपने उसमें। ठीक है, ग्रोथ का फॉर्मूला होता है बी इंटू आर। बी अपन किससे डिनोट करते थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दैट इज रिटेंशन रेशियो। आर जो होता है वो होता है अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन, ठीक है, इक्विटी। या फिर अगर चेंज होगा तो अपन कैसे देखेंगे, जो भी चेंज आ रहा है डिवाइड बाय ओरिजिनल इंटू 100। ये मैं आपको फॉर्मूला जो है सॉल्व क्वेश्चन के साथ में समझाऊंगी। ठीक है, के ई कैसे निकालते हैं, के ई के बहुत सारे फॉर्मूला हैं, लेकिन अपन एक शॉर्ट में अगर एक मैं बोलूँ तो D1 डिवाइड बाय P0 प्लस ग्रोथ। D1 क्या होता है, जो भी अपना एक्सपेक्टेड डिविडेंड होता है, और P0 होता है जो अपना प्रेजेंट मार्केट प्राइस शेयर होती है, और G तो अपनी ग्रोथ होती है। अब इस गॉर्डन मॉडल का मेन फॉर्मूला जो होता है जिससे अपन आंसर निकालते हैं वो होता है प्राइस इक्वल्स टू D1 डिवाइड बाय KE माइनस G। D1 क्या है अपना, जो भी एक्सपेक्टेड डिविडेंड है एट द एंड ऑफ द ईयर 1, वो लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे KE जो भी अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, और माइनस कर देंगे उस पर से ग्रोथ रेट, तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें अपन एक क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ठीक है, देखो अपन ने कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोथ रेट अपन को कंप्यूट करनी है। EBIT अपन को दे रखा है 4 लाख रुपए, 10% का डेप्थ है, टैक्स रेट दे रखी 50%, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए की है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल जो है शेयर कैपिटल वो है अपने पास में 8 लाख रुपीज़ की। DP रेशियो दे रखा है 50%। ठीक है, EPS निकालना है, DPS निकालना है, RR रिटेंशन रेशियो निकालना है, और ग्रोथ रेट भी निकालनी है। ये सारी चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले अपन EPS निकालते हैं। EPS कैसे निकलता है, अपना जो भी EBIT है, EBIT कितना है 4 लाख, 4 लाख में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, 5 लाख का 10% दैट इज़ 50,000 रुपये, EBT आ गया। EBT में से टैक्स माइनस कर देंगे तो वो अपने पास में EAT आ गया, दैट इज़ 1,75,000। उसमें अपन माइनस कर देंगे जितने भी प्रेफरेंस डिविडेंड है। प्रेफरेंस डिविडेंड अपन को क्वेश्चन में गिवन है, मतलब 2 लाख दे रखे हैं अपन को, 2 लाख का 12% निकाला तो दैट इज़ 24,000 रुपीज़, 24,000 सॉरी। तो फिर अपन उसके बाद में आ गया जितनी भी अपने पास में अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट इज़ 1,51,000 रुपीज़ का आ गया। ठीक है, उसको अपन डिवाइड कर देंगे जितने भी अपने इक्विटी शेयर्स है। इक्विटी शेयर अपन को टोटल में गिवन है, पर शेयर की प्राइस अपन को
पर शेयर 10 रुपीज़ है, तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 10 करा तो 80,000 जो है वो अपने नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर होल्डर्स है। तो उससे अपना क्या निकल गया, ईपीएस निकल गया। तो डीपीएस निकाल सकते हैं। डीपीएस कैसे निकलता है, ईपीएस इंटू डीपी रेशियो करके, तो वो यहाँ पे लिखा, सॉल्व करा, आंसर आ गया। नेक्स्ट अपन के पास में रिटेंशन रेशियो, मैंने आपको बताया था 1 अपन टोटल मानते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं डीपी रेशियो, तो उससे अपने पास में आरआर रेशियो हो जाता है। डीपी रेशियो अपन को क्या बोला है, दैट इज़ 50%, क्वेश्चन में ही गिवन था, तो रिमेनिंग 50% रिटेंशन रेशियो हो गया। नेक्स्ट अप वी हैव टू कैलकुलेट द ग्रोथ रेट। ग्रोथ कैसे निकलती है, जो भी अपना जी का फॉर्मूला होता है, जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर। बी होता है रिटेंशन रेशियो इंटू आर, ठीक है। तो कैसे निकाला, 0.50 अपना रिटेंशन रेशियो आया, इनटू कर देंगे जो भी अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आर कैसे निकाला, जो भी अपने पास में अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स था, दैट इज़ 1,51,000 जो अपन ने कैलकुलेट करा अभी, डिवाइड कर देंगे जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का फंड का अमाउंट है, दैट इज़ 8 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, 0.18875, ठीक है। इसको इनटू कर दिया अपन ने रिटेंशन रेशियो दैट इज 50% से, तो अपनी ग्रोथ रेट आ गई 9.4375, ठीक है। इस तरीके से एक और एग्जांपल लें अगर अपन, तो एक और एग्जांपल में अपन ये देख सकते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो अपन को 100 रुपीज़ का दे रखा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अपन को 20% दे रखी है, और डिविडेंड पेड अपन को निकालना है। तो जो भी अपने पास में अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है उसको डिवाइड कर देते हैं जो भी अपने पास में इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल होता है उससे। तो अपन यहाँ वैल्यू पुट करी, ठीक है। फिर उसके बाद में आंसर क्या आया, अपने पास में 20% आ गया अपना अर्निंग है। तो डीपी रेशियो कैसे निकलेगा, 100% है, मींस डू यू रिक्वायर रिटेन अर्निंग, तो डिविडेंड कितना हो गया, 20 रुपीज़ का ही, ठीक है। इस तरीके से अगर आपकी कंपनी का डीपीएस, ईपीएस या फिर एमपीएस जो है ये तीनों के तीनों सेम होते हैं, तो उसका मतलब होता है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ रेट नहीं है, ठीक है। अब देखो चेंज का अगर मैं बताऊं, जैसे 2011 के अंदर 20 था ईपीएस, 2012 के अंदर 22 था, 2013 के अंदर 24 था। अगर अपन को चेंज कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, 22 माइनस 20 डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल वाला है दैट इज़ 20 इंटू 100, तो 10%। 24 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 22, तो वो आ गया 10% वापस से। तो मतलब एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट चलती जा रही है किस परसेंटेज से, 10% से, ठीक है। सॉरी, एक अपने पास में स्टेप आता है, देखिए ये मैं आपको एग्जांपल्स के साथ में ही समझाती हूँ। ग्रोथ रेट जो अपन को है ना उसमें फिगर्स में आ जाती है, जैसे मानिए 1 + g³ करके अपने पास में आ गया, दैट इज़ 1.331। तो इसका सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए अपन को 6 स्टेप्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो अपन को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे आया फॉर्मूला, तो अपन ने EPS 20,000, तो इस तरीके से सॉल्व करके अपन ये निकालते हैं। तो इसमें कैसे करते हैं, अपन 1.331 को अंडर रूट करते हैं 12 टाइम्स, माइनस करते हैं 1, डिवाइड करते हैं जितने भी नंबर ऑफ की पावर है दैट इज़ 3, फिर +1 करते हैं और मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 12 टाइम्स करते हैं, तो अपने पास में आंसर आता है। ये अपन अभी आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अपन इसके लिए पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर अपन क्वेश्चन देखते हैं 33, ठीक है। क्वेश्चन 33 का मैंने समराइज वे में यहाँ लिख रखा है। इसमें क्या दे रखा है, जितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो अपने पास में 2 लाख रुपए के, 10 रुपीज़ ईच। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 6 लाख रुपए के है, डीपीएस 4 रुपये दे रखा है, और एमपीएस अपन को 25 रुपये दे रखा है, और केई फाइंड आउट करना है डिविडेंड यील्ड मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिविडेंड यील्ड का मेथड का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, डीपीएस डिवाइड बाय एमपीएस, है ना। तो सबसे पहले ईपीएस निकालते हैं, जो भी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से, तो अपने पास आ गया 30, ठीक है। डीपीएस का डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला लिखा, तो 4 डिवाइडेड बाय 25, तो अपने पास आ गया 16%। और अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ईपीएस डिवाइड बाय एमपीएस, है ना, तो वो आ गया, तो उससे अपने पास में आ गया 12%, ठीक है।
12% आ गया। फिर इस तरीके से निकलता है। और अगर अपन को दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूँ, ये देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स 20 लाख दे रखे हैं, ठीक है, रुपीज़ ईच, 4 साल के लिए है। डिविडेंड जो पे करा गया है वो है 6,10,000 का। जस्ट पेड डिविडेंड जो अभी पे करा है दैट इज P0, सॉरी डी है ना, वो है 9,60,000 का। और करंट मार्केट प्राइस दैट इज P0 वो अपन को दे रखा है 6 रुपीज़। फाइंड करना है KE और ग्रोथ की वैल्यू। तो अपन ने यहाँ लिख दी फर्स्ट ईयर में कितना था 6,10,000 रुपये का, और फिफ्थ ईयर के अंदर जस्ट कितना पे करा है डिविडेंड, जो कि अपन ने पे करा है 9,60,000 रुपये का। तो इस बीच में कितना होगा, तो DPS Y1 1 + G की पावर 4, 1 + G की पावर 4, अपन को 4 का पता करना है ना, इक्वल्स टू DPS ऑफ Y5। तो 6,10,000 ब्रैकेट में 1 + G 4, 9,60,000। इसको रिवर्स करा तो अब आपको पता चल गया ना कि ये किस तरीके से आता है। तो अपने पास ये फिगर आ गई। फिर वो जो 6 स्टेप्स है अपन को वो फॉलो करना पड़ेगा। उस 6 स्टेप को फॉलो करने के बाद G की वैल्यू अपन के पास में निकल के आ जाएगी, दैट इज 12 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 37, पेज नंबर 435। चलिए खोल लीजिए, आप भी खोल लीजिए, मैं भी खोलती हूँ। देखिए इसको मैं आपको यहीं समझा दूंगी क्योंकि ये इतना ज़्यादा वैसे नहीं है। ठीक है, देखिए क्या कहा है, अ कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹2 रुपीज़ का डिविडेंड देती है। ठीक है, एंड द ग्रोथ रेट कितनी है, 7 रुपीज़ की उसकी ग्रोथ रेट है। तो D1 पता है अपन को 2 रुपीज़ और G अपन को पता है दैट इज 7। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न वो है 9%। तो RF जो अपना रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो है 9%, एंड द मार्केट प्राइस का रिटर्न जो है RM जो है वो है 13%। द कंपनी हैज़ अ बीटा ऑफ 1.50, बीटा जो है 1.5 का है। हाउएवर ड्यू टू डिसीजन ऑफ फाइनेंस मैनेजर बीटा इज लाइकली टू इंक्रीज कितना, 1.75। ठीक है, तो न्यू बीटा कितना हो गया 1.75, एंड द प्रेजेंट एज वेल एज लाइकली वैल्यू अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, KE का फॉर्मूला क्या होता है, KE इज इक्वल्स टू, ये जो अगर फॉर्मूला आपको समझना है तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो मैंने चैप्टर पढ़ाया ना उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है क्वेश्चंस के साथ में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। RF प्लस बीटा ब्रैकेट में RM माइनस RF, RM अपन ने लिख दिया, RF अपन जो बीटा है अपन ओल्ड वाला ही लिख रहे हैं। फिर अब इसको करा अपन ने वैल्यूज पुट करी तो अपने पास में आ गया 15%। ठीक है, इस तरीके से अपना आंसर आ गया। बस यही था, इससे रिलेटेड गॉर्डन मॉडल से रिलेटेड आपकी बुक में कोई भी और इलस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, एक ही इलस्ट्रेशन आपको दे रखा है, इसलिए मैंने खुद के सेल्फ मेड इलस्ट्रेशन भी आपको प्रोवाइड कराए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव MM मॉडल जो कि अपना लास्ट मॉडल है। ठीक है, तो सॉरी, नेक्स्ट अप वी हैव MM मॉडल जो कि अपना लास्ट मॉडल है, मॉडल नंबर 4। MM मॉडल जो होता है उसको अपन कहते हैं मोदी गिलानी मिलर अप मॉडल। ठीक है, जो ये है ये फ्रांस को मोदी मिलानी, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिस्ट के अंदर दैट इज़ इन 1985 में, और मेट्रॉन मिलर जो था उसको भी नोबेल प्राइज़ मिला था फाइनेंस ऑफ इकोनॉमी का इन 1990। इन दोनों ने साथ में मिलके एक थ्योरी बनाई थी जिसको अपन डिविडेंड थ्योरी MM मॉडल कहते हैं, और साथ ही साथ अपन को उसको इररिलेवेंसी थ्योरी भी कहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंस है आपके लिए, MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मीन्स डिविडेंड पेड और नॉन पेड डज नॉट इफेक्ट द शेयर प्राइस ऑफ द प्राइस। ठीक है, ये ऐसे कहता है कि चाहे डिविडेंड पे करो या ना करो, जो भी आपकी शेयर प्राइस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब कोई किसी का मोहताज नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू MM द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी does not having any effect on the value of company, so dividend is not relevant for the decision making। dividend जो है वो decision making के लिए relevant ही नहीं है। इसमें कुछ assumptions मान के चलते हैं कि रिटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, रेशनल इन्वेस्टर्स है, कोई भी टैक्सेस नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट नहीं लगती, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है शॉर्ट सेलिंग पे, कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। इन्वेस्टर कैन जनरेट होम मेड डिविडेंड, मीन्स मतलब वो अपने खुद के जो शेयर्स है उनको बेच के अपना खुद का पैसा लेके आ सकता है, तो वो होम मेड डिविडेंड 1 के सेंस में। ठीक है, और 7 है अपने पास में फ्रैक्शनल शेयर्स कैन बी ट्रीटेड। ठीक है, जो फ्रैक्शनल शेयर्स होंगे वो भी ट्रीट करे जा सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है जो अपन MM मॉडल का निकालते हैं, MM मॉडल का फॉर्मूला होता है
प्राइस इक्वल्स टू D1 का क्या मतलब होता है, जितना भी अपना एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर है प्लस कर देते हैं उसमें P1 क्या होता है, जो भी अपना एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस है, उसको डिवाइड कर देंगे 1 प्लस KE से। KE जो है अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, ठीक है। या फिर फॉर्मूला अपन पुट इन कर सकते हैं P1 इज इक्वल्स टू P0 ब्रैकेट में 1 प्लस KE माइनस D1, कुछ भी नहीं है, ये जो अपना P1 था अपन ने इसको इधर ले लिया और उस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, यही फॉर्मूला है, अपन ने उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करा है। तो चलिए इसके लिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 34। पहले अपन 34 इलस्ट्रेशन को पढ़ लेते हैं। पेज नंबर खोलिए अपना ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 34, पेज नंबर 431, ठीक है। क्या कहा है, एक्स लिमिटेड जो है हैज़ 8 लाख इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ 2005 में के अंदर जो बिगनिंग में उसकी इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग दे रखी है, वो दे रखी है 8 लाख रुपए की, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी। और क्या कहा है, द करंट मार्केट प्राइस कितनी है पर शेयर, दैट इज 120 रुपीज़, मतलब P0 अपन को दे रखा है 120, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, उन्होंने कंप्यूट करा है 6.4 का एज अ डिविडेंड, 6.4 का उन्होंने डिविडेंड कैलकुलेट करा है, ठीक है। और उन्होंने रेट बता रखी है KE की, जो अपनी रिटर्न है ना, वो है अपने पास में 9.6। अपन को क्या कहा है, MM मॉडल के अप्रोच के अकॉर्डिंग प्राइस की वैल्यू पता करो अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है और अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता। हाउ मेनी न्यू शेयर्स आर इशू टू द कंपनी इफ द कंपनी डिजायर टू फाइंड आउट एन इन्वेस्टर, अगर इन्वेस्टर फाइंड आउट कर लेती है 3.20 करोड़ रुपीज़ का बाय द एंड ऑफ द ईयर, अज्यूमिंग द नेट इनकम जो है उसकी 1.60 करोड़ है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन तो प्राइस निकालते हैं। सबसे पहले इजी काम करते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं आगे क्या क्या बोला है। सबसे पहले आई थिंक आपको ब्लर दिख रहा होगा, 1 मिनट, हाँ सॉरी, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 34, ठीक है। अपन को ये सारी चीज़ें गिवन है, वो सारी मैंने यहाँ लिख दी। फॉर्मूला पुट इन करेंगे, फॉर्मूला क्या था, P0 का प्राइस इक्वल्स टू P1 प्लस D1 डिवाइड बाय 1 प्लस KE, ठीक है। P1 कितना है अपना, P1 है अपने पास में, सॉरी P0 अपन को गिवन है 120। जब अपन को डिक्लेयर कर दिया अपन ने डिविडेंड, ठीक है, तो उस केस में तो P1 की वैल्यू क्या होगी, अपन ने P1 अपन को निकालना है, डिविडेंड अपन को पता है 6.4 है, और डिवाइड कर देंगे 1 प्लस जो भी अपना रिटर्न था, किस चीज़ का, रिटर्न ऑन इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैप इक्विटी जो अपना KE अपना है ना, वो वैल्यू अपन ने लिख दी। इक्वेशन सॉल्व करी तो अपने पास P1 आ गया, दैट इज 125.12। बट व्हाट इफ अगर अपन डिक्लेयर नहीं करते डिविडेंड को, तो उस केस में क्या करते हैं, वही सेम फॉर्मूला सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, बट डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा तो इस बार यहाँ पे 0 आएगा 6.4 की जगह, तो अपना आंसर आया 131.52, ठीक है। अब अपन देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड केस, इन्होंने क्या बोला है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू इफ डिविडेंड डिक्लेयर, इफ नॉट डिक्लेयर। अपना नेट इनकम कितनी बोली है, अपन को अज्यूम करने के लिए बोला है 1.60, तो मैं 160 बोल रही हूँ एक बार के लिए, ठीक है। EAESS दोनों के इसमें डिविडेंड पे, इसमें डिविडेंड पे करा गया है, और अपने पास में जो है 8 लाख वो थे बिगनिंग के अंदर आउटस्टैंडिंग इक्विटीज थी, ठीक है। तो 8 लाख पे 6.4 तो करा आपने, तो 51.20 आ गया, और रिमेनिंग पैसा जो है अपना 160 में से 51.20 करा, दैट इज 108.80, ठीक है। इसमें से इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपन ने क्या करा, 3.20 करोड़ का जो है वो लेके आया, तो अपन ने ये अमाउंट इसमें प्लस करी तो अपने पास में कितना आया, दैट इज 211.20, ठीक है। सॉरी, मतलब माइनस करी, जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और जितना भी अपने पास में रिटेन है वो वाला अमाउंट उसमें से निकाल लेंगे, तो रिमेनिंग अपन को और कितनी न्यू कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, अपन को रिक्वायरमेंट होगी 211.20। फिर उसमें से जो भी अपना शॉर्टफॉल होगा वो अपन जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। शॉर्टफॉल के अमाउंट कहाँ से आया, शॉर्टफॉल अपन ने ये निकाला, दैट इज़ 125.12, वो लिखा। तो अपने न्यू इक्विटी कितना आया, वो कैसे आया, जो भी अपना ये अमाउंट था C वाला, इसको डिवाइड कर देंगे अपन D से, दैट इज शॉर्टफॉल से, तो अपने पास में न्यू इक्विटी आ गया, ठीक है।
और फिर वो आंसर आ गया अपने पास में ये रहा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे है, बट यहाँ पे डिविडेंड नहीं था ना, तो यहाँ पे 8 लाख पे अपन 6.4% नहीं करेंगे तो 160 रहेगा। न्यू कैप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इतना का है, तो अपने को कितना और लेके आना है, 320 माइनस 160 दैट इज़ 160। फिर 135 जो है अपन ने यहाँ पे अपनी वैल्यू निकाली थी अभी P1 की, वो लिखा, फिर उसको उससे डिवाइड करा अपन ने, किसको किससे डिवाइड करा, C को अपन ने जो अपना 160 को डिवाइड करा है 131.52 से, तो अपने पास में ये आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप नीचे जो मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अपन चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 40 पेज नंबर 341। देखिए, सॉरी 40 बोला ना, ये रहा। नेक्स्ट वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 40। क्या कह रहा है, ABC लिमिटेड है जिसने हैज़ 50,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उसके। द करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर दैट इज P0 इज 100 दे रखा है। इट्स होप्स टू मेक नेट इनकम कितने की, 5 लाख रुपए की ऑफ द करंट ईयर, ठीक है, एंड ऑफ द करंट ईयर। द कंपनी और बोर्ड ऑफ उन्होंने कंसिडर करा है डिविडेंड पे करना है 5 रुपीज़ के बेसिस पे, तो D1 अपने पास में आ गया 5 पर शेयर, ठीक है। और द कंपनी नीड्स टू रेज 10 लाख रुपीज फॉर द अप्रूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड द कंपनी बियॉन्ड टू रिस्क क्लास ऑफ कैपिटलाइजेशन के ही अपन को दे रखा है दैट इज 10%। और MM अप्रोच के अकॉर्डिंग अपन को ये बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू affects the value of firm if declared dividend are paid not paid, ठीक है। तो देखिए इसका क्या है, अपन देखते हैं, सुना, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से आता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग अपन को कितना दे रखा है, 50,000। करेंट मार्केट प्राइस 100 है अपने पास में P0। नेट इनकम कितनी है, 5 लाख। D1 कितना है, 5 रुपीज़ का। इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 लाख रुपए का करना पड़ेगा। और के ही अपन को बता रखा है 10%, मतलब अपन 0.10 कह सकते हैं। व्हेन डिविडेंड डिक्लेयर पे कर दिया तो उस केस में अपन ने फॉर्मूला पुट इन करा और आंसर निकाला, तो अपने पास आ गया 105, ठीक है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते तो उस केस में क्या होता, तो उस केस में अपना वही फॉर्मूला लिखा, लेकिन D1 की जगह अपन 0 लिखेंगे, तो अपने आ गया 110। इतना तो बेसिक है। अब अपना आता है नेक्स्ट। सबसे पहले नेट इनकम अपन को स्टार्टिंग में कहिए 5 लाख मान के चलनी है, लेस कर देंगे जितना भी अपन ने पे करा है। अपन को पता है कि अपने आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने से 50,000, डिविडेंड कितने बेसिस पे हो रहा है दैट इज 5 रुपीज़ के, तो 50,000 इंटू 5 रुपीज़ दैट इज 2,50,000 रुपीज़ अपने पास में आ गया। इतना अपन ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो अपन ने रिटेन कर लिया। रिटेन कितना करा, 5 लाख माइनस 2,50,000 दैट इज 2,50,000 रुपीज़। कितना कैपिटल और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट इज 10 लाख रुपए। बट उसमें से अपन 2,50,000 रुपये जो अपने पास में रखा हुआ है अपन वो यूज़ कर सकते हैं, तो अपन को कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है, दैट इज 7,50,000 रुपीज़, ठीक है। उसको अपन शॉर्टफॉल से अपना डिवाइड कर देंगे। शॉर्टफॉल कैसे, अपन ने यहाँ अभी ऊपर कैलकुलेट करा था 105, तो यहाँ पे अपन ने 105 से करा, तो 7,50,000 डिवाइड बाय 105, तो अपने पास आ गया 7,142.857, ठीक है। प्लस कर देंगे जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर्स है अपने पास में, दैट इज़ 50,000 रुपीज़, तो अपने पास से आंसर आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे डिविडेंड नहीं अपन को पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर बाकी प्रोसेस वही सेम है अपना। शॉर्टफॉल इसलिए इसमें 110 हो जाएगा और अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 54,545.45, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे कुछ और ऐसे करके दे रखा है और अपन ने पूरी की पूरी वैल्यू ऑफ फॉर्म जो अपन ने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब अपने पास में आता है, अगर मैं एक कंप्राइज शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ आपको, इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन ने 4 फॉर्मूले पढ़े। सबसे पहले ट्रेडिशनल मॉडल पढ़ा था जिसका फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर इंटू DPS प्लस EPS डिवाइडेड बाई 3। वॉल्टर्स मॉडल कहता है DPS प्लस EPS माइनस DPS इंटू R डिवाइडेड बाई KE होल डिवाइडेड बाई KE। गॉर्डन मॉडल कहता है D1 डिवाइड बाई KE माइनस G, ठीक है। MM मॉडल कहता है P0 इज इक्वल्स टू D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE, या फिर P1 इज इक्वल्स टू P0 ब्रैकेट में 1 प्लस KE माइनस D1, ठीक है। इस तरीके से अपने ये सॉल्व होते हैं। इसी के साथ में अपन ने पूरा का पूरा जो अपना
डिविडेंड अप्रोच करके जो अपना चैप्टर था अपन ने वो कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर अपन ने जितने भी आपके फॉर्मूलेज थे मैंने वो सारे के सारे आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। जो अपना डिविडेंड अप्रोच करके जो चैप्टर था वो अपन ने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। जितने भी फॉर्मूलाज इससे रिलेटेड थे, जितने भी थ्योरी कंटेंट था, जितने भी आपके स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस थे, वो अपन ने सारे के सारे इस पूरी एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिए। अराउंड 1 घंटे की ये वीडियो हुई है, बट इट्स टोटली वर्थ इट आई गेस, ठीक है। और अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स, मेरी वीडियो पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स करके मुझे बताइए कि क्या कमी है, अगर कुछ कमी है तो। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट माई वर्क और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।